students, today we are taking Thomson's model of an atom. See, in this model, once it was known that the atoms contain electrons and protons. तो एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, चलो वो तो पता चल गया. बट नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज टू नो हाउ दीज आर अरेंज्ड इन एन एटम, मतलब वो एटम में कैसे अरेंज्ड होते होंगे. तो थॉमसन ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया मॉडल ऑफ एन एटम. ही प्रपोज्ड दैट an atom consists of a uniform sphere of the positive electricity in which the electrons are distributed more or less uniformly. मतलब यूनिफॉर्मली वो सब अटैच्ड होंगे, ऐसा इसने बताया. नेक्स्ट, दिस मॉडल ऑफ एन एटम इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल. जैसे पुडिंग होता है वैसे ही राइजिन पुडिंग मॉडल. तो देखो, जैसे पूरे एटम में प्लम पुडिंग मतलब यहाँ पे जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं एटम में, तो पुडिंग में वैसे ही जो ड्राई फ्रूट्स जो भी होते हैं वो यहाँ पे एम्बेडेड है, तो उसका नाम है पुडिंग. तो वैसे ही एटम में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो ऐसे एम्बेडेड होते हैं. नेक्स्ट, दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल. ओके, तो वाटरमेलन मॉडल में सेम वैसे ही होगा कि जैसे सीड्स अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम में एम्बेडेड होंगे. सो दिस मॉडल assume that the mass of atom is evenly spread over the entire atom, and this model could explain electrical neutrality of atom, but it was failed to explain the observations of the Rutherford's alpha particle scattering experiments. मतलब इसकी लिमिटेशन बहुत सारी थी, उसमें से एक ये. So now we are taking Rutherford's nuclear model of an atom. See, Ernest Rutherford and his co-workers were working in the area of radioactivity, and they were studying the effect of alpha particles. See, these alpha particles are the helium nuclei. उसका सिंबल है 2He4++. ओके, नेक्स्ट, द अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई एंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड by the removal of the 2 electrons from the helium atom. Okay, so its symbol is 2He4++. In 1910, Hans Geiger and the Ernest Marsden. Geiger था Rutherford's technician और Marsden था Rutherford's student. They performed the famous alpha ray scattering experiment, and this led to failure of Thomson's model of an atom. So let us learn about this experiment. तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल एमिटर, उसमें जनरली पोलोनियम हम लेते हैं. उसमें से हमने यहाँ पे एक होल रखा जिसमें से ये अल्फा पार्टिकल्स हम किसी के ऊपर बम्बार्ड कर सकते हैं. गोल्ड फॉइल लिया गया और यहाँ पे फ्लोरोसेंस स्क्रीन किसकी, ZnS की, जिंक सल्फाइड के लिए, कि जैसे ही उसमें से रेडिएशन इसके ऊपर होंगे तो वहाँ पे हमें फ्लोरोसेंट कलर दिखेगा कि यहाँ तक पहुँचे. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रुदरफोर्ड्स प्रिंसिपल का experiment. In this experiment, a stream of the alpha particle from the radioactive source, that is polonium, अभी मैंने बताया, was directed on the thin piece of the gold foil. और उसकी thickness कितनी, 100 नैनोमीटर, that is 10⁻⁵ सेंटीमीटर. तो इतनी thickness हमने ली. According to Thomson's model, it was expected that the alpha particles would just pass
straight through the gold foil and could be detected by the photographic plate placed behind the foil. मतलब वो रिटर्न आने चाहिए, क्योंकि उसने बताया था ना कि जो एटम्स होते हैं वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से एम्बेडेड है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिटर्न हमें फोटोग्राफिक प्लेट रखनी पड़ेगी. लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट वेर क्वाइट सरप्राइजिंग. देखो, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर होने चाहिए, डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज और फिर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थ्रू आउट, सो द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसा होना चाहिए. लेकिन वो था एक्चुअल रिजल्ट. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर पास थ्रू आउट द एटम्स. कुछ डेविएट होते थे और कुछ ही रिटर्न होते थे. ओके, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil, and some of the alpha particles were deflected by small angles. A few particles were deflected large angles, and about 1 in every 12,000 particles experienced rebound. मतलब जो रिटर्न हुए तो उसका रेशियो बहुत कम था. अब इसका कंक्लूजन क्या है देखते हैं. तो कंक्लूजन देखो, the results of the alpha rays scattering experiment were explained by the Rutherford in 1911, and another model of atom was proposed. According to the Rutherford's model, an atom contains a dense and the positively charged region located at its center. मतलब center में positively charged, dense मतलब overall mass of an atom is centered at the center of the atom. It was called nucleus, and all the positive charge of an atom and the most of its mass was contained in the nucleus. The rest of an atom must be empty space which contains the much smaller and the negatively charged electrons. Next, on the basis of the proposed model, the experimental observations in the scattering experiment could be explained. The alpha particles passing through the atom in the region of the electrons would pass straight without any deflection. मतलब most of the space in an atom is empty. Only those particles that come into the close vicinity of the positively charged nucleus and they get deviated from their path. तो इसका मतलब ये हुआ, very few particles, those that collide with the nucleus, would face a rebound. On the basis of his model, Rutherford was able to predict the size of the nucleus. He estimated that the radius of nucleus was at least 1 by 10,000 times smaller than that of the radius of an atom. तो मतलब इससे ये पता चला कि रेडियस ऑफ एन एटम is 10 raised to minus 15 minus 10 meter, and the radius of a nucleus is 10 raised to minus 15 meter. Now, based on his observations, Rutherford proposed the following structural features of an atom. मतलब अब हम लेते हैं structure of atom. See, number 1, most of the atom's mass and its entire positive charge are confined to a small core, and it is known as nucleus. The positively charged particle is called proton. Most of the volume of an atom is empty space. Next, the number of negatively charged electron dispersed outside the nucleus, and it is same as the number of positively charged nucleus, so that an atom is neutral. It explains the overall electrical neutrality of an atom. See, this is the Rutherford's model of an atom. मतलब यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होगा ये, और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और वो पर्टिकुलर पाथ इज नोन एज एन ऑर्बिट. Now we are taking limitations of the Rutherford's model. See, according to the
Rutherford's model, the negatively charged electrons are revolving in circular orbits around the positively charged nucleus. However, according to the Maxwell's electromagnetic theory, if a charged particle accelerates around another charged particle, then it would continuously lose energy in the form of radiation. और फिर फाइनली क्या होगा? This suggests the loss of energy would slow down the speed of electron, and therefore electron is expected to move into the spiral fashion around the nucleus and eventually fall into the nucleus. मतलब वो nucleus में वो attract हो जाएगा. See the figure, मतलब ऐसा सर्कुलर स्पाइरल वे में वो न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा और वो आएगा इन 10⁻⁸ सेकेंड में. मतलब ये एटम स्टेबल क्यों है ये इससे पता नहीं चलता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो मतलब इतने ही टाइम में वो अंदर खींचा जाना चाहिए, कितने 10⁻⁸ सेकेंड में, मतलब फिर भी एटम स्टेबल है. सो व्हाई द एटम इज स्टेबल, it cannot be explained by this Rutherford principle. So in Rutherford's model of an atom, an accelerating electron should gradually lose the energy and eventually spiral into the positively charged nucleus. And in other words, the atom must not be stable. लेकिन ये तो stable है, तो इससे ये पता नहीं चलता है. However, we know that the atom is stable and such a collapse doesn't occur. Thus, Rutherford's model is unable to explain the stability of the atom. We know that an atom may contain a number of electrons. The Rutherford's model also doesn't say anything about the way the electrons are distributed around the nucleus. मतलब electrons कैसे distribute होते हैं, उसके electronic configuration. तो ये पता नहीं चलती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की. Another drawback of the Rutherford's model was its inability to explain the relationship between the atomic mass and atomic number. मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, तो इससे तो ये पता ही नहीं चलता था. Students, there is another drawback of it is Rutherford's model also failed to explain the existence of the certain definite lines in the hydrogen spectrum. ओके तो ये स्पेक्ट्रम हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी सिर्फ इतना हम समझा सकते हैं कि देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. तो वेन एवर इफ द इलेक्ट्रॉन्स वेर टू कंटिन्यूसली लूज द एनर्जी एज वी डिस्कस अबो, देन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वुड हैव बीन कंटिन्यूस. लेकिन यहाँ पे हमें लाइन्स मिलती है, लीनियर स्पेक्ट्रा हमें मिलता है. तो ये जो डिफाइनाइट लाइन्स मिलती हैं तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली स्लो होती जाती है और वो रेडिएशन एमिट करता है, तो उसकी कंटिन्यूस मिलनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे डिफरेंट लाइन्स मिलती है. दैट मीन्स दिस लॉ इज फुल ऑफ मिस्टेक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. अब न्यूट्रॉन फाइंड आउट किया था द साइंटिस्ट नेम्ड चैडविक. सो वी हैव सीन द मास ऑफ एटम इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस. हमें पता है कि ये पूरा एटम है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा तो उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, ये पता है हमें. तो स्टूडेंट्स, द न्यूक्लियस कंटेन्स ओनली प्रोटॉन्स बट ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. लेकिन उसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. न्यूट्रॉन्स वेर डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक एंड ही बॉम्बार्डेड अ थिन फॉइल ऑफ द बेरिलियम
तो उसने बेरिलियम की थिन फॉइल उसने ली और उसके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए। ओके, जिससे क्या हुआ कि उसमें से रेज निकले और साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, एंड दे हैव न्यूट्रल चार्ज, एंड these न्यूट्रल पार्टिकल्स were फाउंड टू हैव द मास, और उसका मास मिला 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। Okay, so from the above discussion, it follows that a neutron is a subatomic particle carrying no charge and having mass 1.675 multiplied by 10⁻27 kilogram, which is almost equal to that of hydrogen atom. Okay, so the mass of atom is largely due to the protons and neutrons in the nucleus. मतलब न्यूक्लियस में जो भी मास होता है वो जनरली प्रोटॉन और न्यूक्लियन की वजह से ही होंगे। ओके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास, तो उसका नाम है न्यूक्लियन। Okay, so except for the hydrogen atom, the atoms of the all other elements contain all the three fundamental particles, that is electrons, proton and neutron, and the atom of hydrogen contain only proton and electron, so there is no neutron in hydrogen atom. So the properties of these fundamental particles of the atoms are summarized, see, in given table. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दी है। देखो, इलेक्ट्रॉन, उसका सिंबल है ई, उसका एब्सोल्यूट चार्ज कुलम में दिया है -1.60 समथिंग इंटू 10⁻19 कुलम। रिलेटिव चार्ज हम लेंगे -1, उसका मास किलोग्राम में 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और उसका मास यूनिट में है 0.00054, और अप्रोक्सी मास हम लेंगे 0 बिकॉज 10⁻31 है। नेक्स्ट इज अ प्रोटॉन, उसका सिंबल पी है, +1 पॉइंट मतलब सेम, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, सो दैट एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, सेम चार्ज बट इन पॉजिटिव। रिलेटिव चार्ज हम लेंगे +1, उसका मास दिया है 1.672 समथिंग इंटू 10⁻27 कुलम, और रिलेटिव मास यूनिट में हम लेंगे 1.00727। ओके, न्यूट्रॉन, उसका सिंबल एन, उसका चार्ज 0 है, रिलेटिव चार्ज मतलब 0 ही होगा, 1.675 हम लेंगे इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और यूनिट में है उसका मास 1.00867। तो स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय एन एटॉमिक नंबर। अब देखो, एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल है Z, and the number of unit positive charges on the nucleus of an atom of the element is known as atomic number, या तो फिर unit number of negative charge। Indirectly we can say the total number of protons or electrons, this number is known as an atomic number of that element. Okay, so atomic number Z equals the total number of protons or total number of electrons. Next is atomic mass number, उसका सिंबल है A। atomic mass number means our mass number A equals number of protons
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, तो इन दोनों का सम, दैट इज एटॉमिक मास नंबर, एंड दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. अभी मैंने बताया था आपको. ओके, नेक्स्ट. सो फर्स्ट इज अवर एटॉमिक नंबर, second is atomic mass number, third one is isotopes. अब isotopes मतलब atomic number are same. It means Z is same, but A for atomic mass number is different. So such elements are known as isotopes. So isotopes is of an element are the atoms of the element with same atomic number but different mass numbers. Okay, अब देखो आइसोटोप्स एक्सप्लेन कर रहे, उससे पहले हम देखते हैं कोई भी एटम लिखते कैसे हैं. सो दिस इज अ सिंबल of an atom, of an element. ओके, ऊपर हम लिखेंगे यहां पे एटॉमिक मास नंबर और नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, और यहां पे हम एटम का जो भी चार्ज होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो हम लिखेंगे यहाँ पे. तो अब यहाँ पे हम आइसोटोप्स लेते हैं. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. सो फर्स्ट इज प्रोटियम, नेक्स्ट इज ड्यूटेरियम, एंड द थर्ड इज अ ट्रिटियम. तो इसका सिंबल है 1H1, इसका सिंबल है 1H2, 1H3. इसको हम P भी बोलते हैं, D एंड T. अब देखो इन तीनों में अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखे, सो दे आर ऑलवेज सेम, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. These are 0, 1 and 2 respectively. So that atomic mass number 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3. So that we can write 1H1, 1H2 and 1H3. Okay students, similarly there are 3 isotopes of carbon, C612, C613, C614. ओके, तो इसी हिसाब से आपको टेबल बनाना है होमवर्क में. ओके, नेक्स्ट इज आइसोबार्स. अब देखो आइसोबार्स में the atoms of different elements which have same mass number, मतलब Z is different but A is same. Now we know that Z is atomic number and A is atomic mass number. Okay, तो चलो इसका अब अभी हम लिस्ट बनाते हैं. फर्स्ट इज आर्गन 18, atomic mass number is 40, and second is calcium 20 and 40. So now if we write proton or electron, so here the number of protons and electrons are 18,
and here 20. But neutrons are also different, 22 and 20, but the atomic mass numbers are same and both are 40 and 40. Okay, students, so this one is the example of isobars. चलो नेक्स्ट, अब हम सिखाते हैं कि when an ion is formed, मतलब कोई भी आयन कैसे बनेगा, कोई भी आयन बनता कैसे है, चलो अब हम वो देखते हैं. सी, जनरली आयन बनता है व्हेन एनी एलिमेंट loses the electron, then positive ion is obtained. Similarly, when any element gains the electron, then negative ion is obtained. तो पॉजिटिव कब मिलेगा, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तब, और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज मिलेंगे. अब पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट बाय दैट एलिमेंट. और नेगेटिव आयन का चार्ज कितना होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उतने गेन किए हैं, जितने लूज किए हैं उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने गेन किए हैं उतना नेगेटिव चार्ज. तो स्टूडेंट्स, इसके बेस पे जनरली क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, राइट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन गिवन स्पीसीज. See, number 1, first is P 3 minus 15 and 31. Okay, students, so first of all here we can see P, then 15, then 31 and then 3 minus. तो याद करो, अभी हमने रिसेंटली समझा है, नीचे जो भी लिखा है दैट इज Z, ऊपर जो भी लिखा है दैट इज अवर A, and this is the charge. अब देखो, Z is total number of protons और electrons. तो प्रोटॉन्स होंगे यहां पे 15 और इलेक्ट्रॉन्स भी 15 होंगे, बट चार्ज इज 3 माइनस. तो अभी मैंने सिखाया 3 माइनस, माइनस कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. और कितने गेन करेंगे वो कैसे पता चला, कितना नेगेटिव चार्ज है, इट इज 3 माइनस. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेन्ड by the element are 3, so total number of electrons will be 18. और न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, सो रिमेंबर A माइनस Z, मतलब ऊपर की जो भी वैल्यू आपको दी है उसमें से डाउन वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दो. सो 31 माइनस 15, सो वी आर गेटिंग 16. सो ऑल द कंपोनेंट्स आर फाउंड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ एक्सरसाइज लिख देता हूं, आपको ये सॉल्व करने हैं, जिससे ये टॉपिक अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा. ओके, चलो. नंबर 2 इज C 4 minus 6 and 12. Next is Cl 7 plus 17 and 37. Next is Si 4 plus 14 and 28. Next is Ga 31. Charge is 1 plus
और उसका एटॉमिक मास है 70. नेक्स्ट इज यूरेनियम 92, 236 और उसका चार्ज है 6+. नेक्स्ट इज Mn 2+, 25 and 55. Next Br 80, 1- and 35, and the last one is sulfur 6+, 16 and 32. ओके स्टूडेंट्स, तो इन सब में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने आज एक लेवल अपना कंप्लीट किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे अभी स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, देन गुड बाय फॉर टुडे.